नमस्कार। एपिक थ्रेड्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत। मेरा नाम दीप्ति राणे है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नरेन पायरेन की लिखी हुई कहानी आखिरी पल। इस कहानी के प्रमुख 3 किरदार हैं। आराध्य, जो हाल ही में अपना कॉलेज ख़त्म करके मुंबई में रहने आया था। दूसरा किरदार है रोहित, जो पिछले 13 वर्षों से बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। और तीसरी किरदार है काव्या, जो रोहित की धर्मपत्नी है। चलो फिर कहानी को शुरुआत करते हैं। आराध्य हाल ही में अपना कॉलेज ख़त्म करके मुंबई में अपने काका और काकी के घर रहने आया था। वहीं एक छोटी नौकरी पकड़कर उसे 3 महीने हो चुके थे। आराध्य का स्वभाव शांत होने के कारण मुंबई में उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। किसी से मिलना नहीं, घुलना नहीं, बस अकेले में ही खोया सा रहता था, मानो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा हो। रोज उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, ऑफिस आके खाना खाना और मन भुलाने के लिए काकी के रखे पुराने कंप्यूटर पर बैठ जाना, ये मानो उसका रोज का रूटीन हो गया था। एक दिन रात को वह ऐसे ही कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था। रात के करीब 12:30 बजे हुए थे। काका ने उसे पुकारते हुए पूछा, आराध्य, इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? कल ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ काका, कल 27 तारीख है। ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। हाँ तो सो जाओ। ऐसे बोल के काका वहाँ से चले गए। आराध्य ने भी कंप्यूटर बंद किया, सामने रखी हुई पानी की बोतल उठा ली और सोने चला गया। अगली सुबह वह उठकर ऑफिस चला गया। उस दिन ऑफिस में बहुत भागदौड़ चल रही थी। आराध्य अपनी कुर्सी पर बैठा और पानी की बोतल निकाली। जैसे ही पानी की बोतल का ढक्कन खोलने लगा, पीछे से आवाज़ आई, आराध्य, तुझे मैनेजर केबिन में बुला रहे हैं। आराध्य ने हाथ में रखी हुई बोतल वैसे ही रख दी और मैनेजर के केबिन में चला गया। मैनेजर केबिन में रखी हुई फाइलें इधर उधर कर रहा था। जैसे ही आराध्य ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया, मैनेजर बोलने लगा, आराध्य अंदर आओ। ये लो बैंक का चेक। उन्होंने एक ड्रॉअर में से चेक निकालते हुए कहा, अभी इसी वक्त बैंक जाना है और 6 लाख निकाल के लेके आना है और बैंक में जाके पहले ये चेक समीर खानविलकर को दे देना है। आराध्य वह चेक लेता है और एक खाली बैग लेके बैंक चला जाता है और बैंक जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, समीर खानविलकर कहाँ मिलेंगे? 2nd फ्लोर। रिसेप्शनिस्ट हाथ दिखाते हुए बोलती है। आराध्य जल्द ही 2nd फ्लोर पर जाके समीर खानविलकर से मिलता है और उन्हें ये चेक देते हुए बोलता है, मैं टेक इंफ्रा से आया हूँ। समीर खानविलकर चेक हाथ में लेते हुए बोलने लगता है, हाँ मेरी बात हो गई है आपके मैनेजर से। देखो, आपको चेक पे इस जगह पे सेल्फ लिखना है और ये चेक कैश काउंटर के इधर लेके आना है। आराध्य के पास लिखने के लिए पेन नहीं था। पहले से ही वह पहली बार इतने बड़े रुपए निकालने वाला था। डर के मारे उसके हाथ पैर पसीने से लथपथ हो गए थे। उसने अगल बगल देखा और बाजू में पड़ा हुआ पेन लिखने के लिए उठा लिया। तभी बगल में से आवाज़ आई, कुछ पूछने वगैरह के मैनर्स नहीं है क्या? ऐसे ही किसी की भी चीज़ें उठा लेना सही बात है क्या? न जाने कितने शब्द ऐसे ही आराध्य को उस आदमी ने सुनाए। वो आदमी दूसरा तीसरा कोई नहीं, अपनी कहानी का दूसरा किरदार रोहित था। रोहित की उम्र लगभग 39 साल थी। बाल बीच बीच में सफ़ेद हो गए थे और दाढ़ी भी। आराध्य ने उसका पेन उठाने के चक्कर में रोहित ने उसको बहुत कुछ सुनाया और आराध्य भी अपनी गलती मानकर सुनता रहा। आराध्य ने उस पेन को देखते हुए सोचा, ये पेन शायद ही 5-6 हज़ार का होगा, और उसने वह पेन वहाँ बाजू में रख दिया और सॉरी बोलते हुए नीचे चला गया और बैंक में से पैसे निकाले और मैनेजर को दे दिए। उस दिन रोहित को बैंक से घर निकलने के लिए 8:25 हो गए। उसने घर पहुंचा, घर की बेल बजाई तो दरवाज़ा उसकी धर्मपत्नी काव्या ने खोला।
काव्या, अपनी कहानी की तीसरी किरदार। काव्या को पता था ये वक्त रोहित के आने का था, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है बोलने लगती है, इंतज़ार की घड़ियों का देखो। इंतज़ार में हमेशा खामोशी बोलती है, हर धड़कन में तेरी यादें डोलती है। ये वक्त रुक जाए तो मिलन हो भी जाए, पर ये किम वक्त किस्मत तो देखो, हमेशा राह ताके रहने की जिद पकड़ लेती है। माना तुम्हें कविता पसंद है, पर कितने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से कविता सुन रहा हूँ। हाँ ना, काव्या जवाब देते हुए बोलती है और आगे बोलने लगती है, शादी के बाद मानो जैसे मैंने कविता लिखना ही छोड़ दिया हो। पर आपको पता है, मुझे एक इंस्टाग्राम पेज मिला है जहाँ से मेरी मरी हुई कविता फिर से तरोताज़ा होने लगी है। हाँ हाँ, तुम लिखो कविता, पर अभी मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहित हंसते हुए कहता है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ऐसे कहते हुए काव्या किचन में चली जाती है। रोहित फ्रेश होके खाना खाने बैठ जाता है। बातों ही बातों में काव्या बोलती है, कल रविवार है, आपको कल हॉस्पिटल जाना है। एक्चुअली मुझे कई दिनों से सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से आंखें चेक करवा ली। डॉक्टर ने कहा आंखें तो नॉर्मल है, पर सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, तो उसके रिपोर्ट्स कल मिलने वाले हैं। ठीक है, रोहित जवाब देते हुए कहता है। अगले दिन रोहित हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से मिलते हुए कहता है, मैं रोहित गुप्ता, काव्या गुप्ता का पति। हाँ बैठिए। रोहित डॉक्टर के सामने बैठ जाता है और डॉक्टर काव्या की रिपोर्ट निकालते हुए कहते हैं, काव्या रोहित गुप्ता बराबर। रोहित हाँ में जवाब देता है और डॉक्टर बहुत गंभीर स्वर में बोलने लगते हैं, देखो रोहित, मैं आपसे सीधे ही बात करता हूँ। कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके लक्षण धीरे धीरे समझ आते हैं और कुछ के लक्षण बहुत देर होने पर। रोहित बहुत डर जाता है और मतलब कह के पूछता है। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोलने लगते हैं, आपकी पत्नी को लास्ट स्टेज कैंसर है और ठीक होने के चांसेस ना के बराबर। उनके हाथों में बस 2 महीने का वक्त है। रोहित डॉक्टर से वह रिपोर्ट लेता है और बाहर आ जाता है। उसके पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई थी। वह चलते चलते हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बहुत देर रोने के बाद वह आंसू पोंछकर घर आ जाता है और अलमारी में रिपोर्ट छुपाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अलमारी में क्या देख रहे हो? काव्या की आवाज़ से रोहित डर जाता है और उसके हाथ में रखी हुई रिपोर्ट्स नीचे गिर जाती है। काव्या नज़दीक आके रिपोर्ट्स उठाती है और पढ़ने लगती है और रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी भरी हुई आवाज़ में वह रोहित से पूछती है, कितने दिन बचे हैं? रोहित भावुक स्वर में बोलता है, 2 महीने। रोहित काव्या को बाहों में ले लेता है। काव्या उसी भरी हुई स्वर में बोलती है, जाने से पहले मेरी एक इच्छा है, आप पूरी करोगे ना? रोहित काव्या को बोलता है, बोलो काव्या। काव्या जवाब देते हुए बोलती है, जिसने मेरी मरी हुई कविता को फिर से तरोताज़ा किया, मुझे उस शख्स को एक बार मिलना है। रोहित ठीक है काव्या, मिलाऊंगा, ऐसे कह के उसको बाहों में और कस लेता है और दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अगले ही दिन से रोहित उस इंस्टाग्राम पेज की खोज में लग जाता है। एक दिन आराध्या 10:45 तक सोया हुआ था। उसकी काकी ने उसको जगाते हुए कहा, आराध्या 10:45 हो गए, इतनी देर तक क्यों सोया है, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी आराध्या सोई हुई आवाज़ में ही बोलता है,
नहीं काकी, आज कुछ काम है तो उस सिलसिले में बाहर जाना है। आराध्य उठता है, फ्रेश होता है और जिस जगह जाना होता है उस जगह पहुंच जाता है। दरवाजे की घंटी बजाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह बोलने लगता है, रोहित काव्या गुप्ता यही रहते हैं क्या? एक्चुअली मुझे मेल आया था। उसने सामने खड़े हुए शख्स को देखा तो वह देखता ही रह गया। वह वही था जिसका आराध्य ने बैंक में बिना पूछे पेन उठा लिया था। रोहित ने आराध्य को अपनी पत्नी के बारे में सारी बातें बताई और उसे काव्या के बेडरूम में ले गया। काव्या बेड पर लेटे हुए अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रही थी। रोहित काव्या को बताने लगा, तुम जिसकी कविताएं सुनती थी वो शख्स यही है। काव्या को देख आराध्य की आंखों में आंसू आने लगे। काव्या आराध्य को देख बोल पड़ी, आप कब से कविताएं लिख रहे हो? आराध्य बोलने लगा, ऑफिस से जो भी वक्त मिलता मैं कविता लिखता और सोशल मीडिया पर डाल देता। काव्या कुछ देर सुनती रही और फिर बोली, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? मेरा ऑटोग्राफ? आराध्य भावुक स्वर में बोलता है और अपनी जेब में पेन ढूंढने लगता है। तभी रोहित अपना पेन उसे देने के लिए आगे करता है। आराध्य उस पेन को देखता है तो वह वही पेन था। उसकी आंखों में इस बात के भी आंसू थे कि उसकी कविताओं को प्यार करने वाला शख्स अब इस दुनिया को छोड़ के कुछ ही पल में अलविदा लेने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही कहानियाँ लेकर मैं फिर वापस आऊँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एपिक थ्रेड्स के साथ। आज के लिए धन्यवाद।